प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने अपनी फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपने पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इस यूनिट के अंदर हमें क्या स्टडी करना है कि जो अपने पास एटम है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। स्ट्रक्चर मतलब उसके अंदर कौन से पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं एटम के अंदर, और वहां पर जो पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं वो कैसे एटम के अंदर अरेंज होते हैं, वहां पर क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है और वहां पर क्या एटम की रेडियस होती है। इन सब चीजों को वन बाय वन डीपली डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पोर्शन से। अब हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर मैटर के बारे में स्टडी किया था कि मैटर क्या होता है। क्लियर है? सभी को पता है। उसके बाद हमने स्टडी किया था कि जो अपने पास मैटर है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोल देते हैं? एटम। ये किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था 1808 के अंदर। डाल्टन ने क्या कहा था कि जो अपने पास मैटर है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और जिन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम। और एटम क्या होता है? इंडिविजुअल। किसने कहा था? डाल्टन। डाल्टन ने क्या कहा था कि जो अपने पास मैटर है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एटम। और एटम क्या होता है? इंडिविजुअल। बट जब अपने पास फर्दर स्टडी किया हमने एटम के ऊपर तो हमें क्या पता चला कि जो एटम है उसके अंदर भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी कि एटम के अंदर भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोल देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और प्रेजेंट टाइम में अपने पास 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स नोन है। यानी कि अभी तक जो हमने डिस्कवर किया है वो 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर किया है। क्लियर? अब इन 35 सब एटॉमिक पार्टिकल में से 3 पार्टिकल्स जो हैं, 3 जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। जो अपने पास 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इनमें से 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स। और जो अपने पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है यानी कि जिनको हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला है वो कौन कौन से अपने पास? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये अपने पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है। हमने इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स क्यों बोला है? क्योंकि जो अपने पास एटम है उसके अंदर जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मेन रोल है किसके अंदर? एटम के अंदर। अब स्टडी करेंगे कि जो अपने पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, इनका मास क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है? तो स्टडी करते हैं डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। यानी कि जो अपने पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है उनकी डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहले स्टडी करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई इस चीज को स्टडी करते हैं। जब अपने पास इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई थी उससे पहले हमें यह पता था कि जो अपने पास मैटर है उसका जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रिक नेचर होता है। यानी कि मैटर में से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। ये चीज हमें पहले ही पता था। क्लियर है? तो यहां पर जो अपने पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहां से स्टार्ट हुआ? अपने पास एक साइंटिस्ट है विलियम क्रूक्स। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया? 1879 के अंदर। उसको स्टडी करते हैं। यहां से ही अपने पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी स्टार्ट हुई। पहले मैं इसको समझाता हूं फिर इसके पॉइंट्स को मैं आपको दिखा दूंगा। अबाउट 60 सेंटीमीटर है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस गिलास की ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स को उसने कनेक्ट किया एक बैटरी से जिसका वोल्टेज था 10,000 और ये जो करंट सप्लाई करती है वो करती है डीसी करंट। क्लियर? और यहां पर उसने एक वैक्यूम पंप लगाया
क्या लगाया, वैक्यूम। तो उसने स्टार्टिंग में क्या किया, यहां पर जो अपने पास ये ग्लास की ट्यूब है इसके अंदर गैस को फिल किया और एक उस गैस को फिल जो किया उसका जो प्रेशर था वो था 180, यानी कि जो अपने पास ये ग्लास की ट्यूब है यहाँ पर जो गैस प्रेजेंट है उसका जो प्रेशर है वो कितना है, 180। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब उसने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, यहाँ से ऑन किया, के को मान लिया मैं यहाँ पर के लगाया तो ऑन किया, तो उसने क्या देखा कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है, इनके बीच में करंट पास नहीं हो रहा, यानी करंट फ्लो नहीं कर रहा। क्लियर है। फिर उसने क्या किया, यहाँ पर जो अपने पास प्रेशर है गैस का, उस प्रेशर को रिड्यूस कर दिया 1 atm से 10⁻⁻2 atm। जैसे ही उसने यहाँ पर जो गैस है उसके प्रेशर को 1 atm से 10⁻2 atm किया, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि जो अपने पास इलेक्ट्रोड है यहाँ पर इन दोनों के बीच में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर एक ग्लो अपीयर होता है, एक कलर्ड ग्लो अपीयर होता है, यानी कि जो अपने पास यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है। फिर उसने क्या किया, 10⁻2 atm से और भी प्रेशर को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। कितना कर दिया, 10⁻2 से 10⁻4 atm कर दिया। जैसे ही उसने प्रेशर को 10⁻4 atm किया, 10⁻2 से 10⁻4 atm किया, यानी कि प्रेशर को और कम कर दिया इस ग्लास ट्यूब के अंदर, गैस के प्रेशर को और कम कर दिया। कितना कर दिया, 10⁻4 atm कर दिया। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो कलर्ड ग्लो अपीयर हो रहा था वो क्या हो गया, डिस्पेयर हो गया। क्या हो गया, डिस्पेयर हो गया, कलर्ड ग्लो डिस्पेयर हो गया। अब क्यों हुआ ये सब चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। फिर उसने क्या किया, यहां पर जो अपने पास ये इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड को एक परफोरेटेड इलेक्ट्रोड से रिप्लेस कर दिया और इस इलेक्ट्रोड के पीछे उसने एक स्क्रीन लगा दी जिंक सल्फाइड। किसकी स्क्रीन लगा दी, जिंक सल्फाइड। और जो जिंक सल्फाइड होता है वो एक फॉस्फोरेंस मटेरियल है। अब बात आती है फॉस्फोरेंस मटेरियल क्या होता है, वो मटेरियल जो कंप्लीटली लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कोई भी उस लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक करेगी वो उस लाइट को कंप्लीटली क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे आपने सड़क के किनारे देखा होगा जो इंडिकेशन लगे होते हैं रात के टाइम में, वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। जब भी व्हीकल की लाइट उसके ऊपर जाके स्ट्राइक करेगी वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होगी और वापस आएगी। इसकी वजह से वहां पर अपने पास जो भी साइन होता है, जो भी लिखा होता है वो एज इट इज अपीयर होता है। तो यहाँ पर जो अपने पास हमने यहाँ पर जो स्क्रीन लगाई है किसकी लगाई है, जिंक सल्फाइड की। और वो क्या है अपने पास, एक फॉस्फोरेंस मटेरियल। तो हमने क्या देखा, यहां पर जैसे ही हमने इसके को ऑन किया तो हमने क्या देखा कि यहां पर एक ग्रीनिश ग्लो अपीयर होता है, यानी कि स्क्रीन के ऊपर एक ग्रीनिश ग्लो अपीयर होता है। क्लियर। अब इससे हमें क्या प्रूव होता है कि जो अपने पास ये वाली इलेक्ट्रोड है यहां से कोई ना कोई रेडिएशन क्या हो रही है, इमिट हो रही है। अगर कोई रेडिएशन यहाँ से इमिट नहीं होती तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कोई भी ग्लो अपीयर नहीं होता। क्लियर है। अब सिंपल सी बात है यहाँ पर अगर ग्लो अपीयर हो रहा है तो यहाँ से कोई ना कोई रेडिएशन क्या हो रही है, इस इलेक्ट्रोड से इमिट हो रही है और वो जाके इन होल्स के थ्रू कहां पर स्ट्राइक कर रही है, इस स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, कलर्ड ग्लो देता है हमें। और उसका कैसा कलर है, ग्रीनिश कलर है। तो यहां से एक चीज प्रूव होगी कि यहां से यानी कि जो अपने पास ये इलेक्ट्रोड है यहां से कोई ना कोई रेडिएशंस इमिट हो रही है। क्लियर है। और उन रेडिएशंस को हमने बोल दिया कैथोड रे। क्या बोल दिया हमने इनको, जो यहां से रेडिएशन इमिट हो रही है उनको हमने बोल दिया कैथोड रे। और इसको बोल दिया हमने कैथोड, इस इलेक्ट्रोड को इसको बोल दिया हमने एनोड। यानी जो कैथोड इलेक्ट्रोड है वहां से जो रेडिएशन इमिट हो रही है, जो रे इमिट हो रही है उसको हमने क्या बोल दिया, कैथोड रे। ये चीज अब यहाँ से जो रे अपीयर हो रही है कैसे पता चला हमें, क्योंकि जब यहाँ पर हमने एक जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगाया, जिंक सल्फाइड का एक फॉस्फोरेंस मटेरियल है, यानी कि इसके ऊपर जो भी रेडिएशन स्ट्राइक करेगी वो रिफ्लेक्ट होगी वापस से। तो यहाँ से जैसे हमने के को ऑन किया और यहाँ से हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक कलर्ड ग्लो अपीयर हो रहा है जिसका कलर कैसा है, ग्रीनिश। तो इससे प्रूव होता है कि यहाँ पर जो अपने पास कैथोड है उस साइड से कोई ना कोई रेडिएशन से इमिट हो रही है, जिनको हमने क्या बोल दिया, कैथोड रे बोल दिया। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या स्टडी किया
विलियम क्रूक ने क्या स्टडी किया कि उसने एक ग्लास की ट्यूब ली, उसके अंदर गैस के प्रेशर को क्या किया, वेरी किया, और फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करके देखा। तो उसने क्या देखा कि जो अपने पास प्रेशर बहुत ज्यादा था, यानी कि 1 atm था, तो वहां पर करंट फ्लो नहीं कर रहा था। अब बात आती है कि वहां पर जब प्रेशर हाई था तो करंट फ्लो क्यों नहीं कर रहा था, इस चीज को स्टडी करते हैं। बट आपको यहाँ पर जो 11th क्लास के अंदर है इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा कि यहाँ पर 1 atm जब प्रेशर था तो जो अपने पास इलेक्ट्रिसिटी वो पास क्यों नहीं हुई, जब प्रेशर रिड्यूस किया तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों हुई। क्लियर है? आपको जस्ट यहाँ से हमें क्या पता करना है कि जो अपने पास कैथोड इलेक्ट्रोड है, यहाँ से कोई ना कोई रेडिएशन सीमित होती है, उसको हमने क्या बोला, कैथोड रे बोला। क्लियर? अपनी स्टडी यहीं तक है। क्लियर? बट हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर जो अपने पास प्रेशर 1 atm था तो इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं हुई, जब प्रेशर को कम किया तो इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों हुई। क्लियर? इसको देखते हैं कि जब अपने पास प्रेशर हाई था, गैस का प्रेशर हाई था, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं हुई, और जैसे हमने प्रेशर को कम किया तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों हो गई। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। मान लिया मैंने ग्लास ट्यूब ली, 2 इलेक्ट्रोड से इसको कनेक्ट किया और इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, नेगेटिव पॉजिटिव 10,000 वोल्ट डीसी करंट। कैथोड, इस वाले इलेक्ट्रोड को हमने क्या बोला, कैथोड, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको हमने क्या बोला, एनोड। क्लियर बात? और यहां पर जो मैंने प्रेशर लिया स्टार्टिंग में गैस का, वो लिया 1 atm, यानी कि गैस के पार्टिकल्स जो है वो पास पास, यानी प्रेशर क्या है गैस का बहुत हाई है। क्लियर है? अब पहले इस चीज को स्टडी करने से पहले अब हमें पता है जो अपने पास मेटल होती है, मेटल में जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो किसकी वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब इसको स्टडी करना पहले, मान लीजिए मेटल का कोई ब्लॉक है, मान लीजिए आयरन मेटल का कोई टुकड़ा है मेरे पास, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से, नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर? और मेटल के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के अंदर एटम होते हैं, एटम के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब हमने यहां पर अपनी के को ऑन नहीं किया है, के को ऑन नहीं किया है, तो जो मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो जिग जैग मोशन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। जो मेटल के अंदर जो अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जिग जैग मोशन में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, यानी कि रैंडम मोशन में होते हैं। कोई साइड मूव करेगा, कोई साइड मूव करेगा, कोई साइड मूव करेगा, कोई साइड मूव करेगा, कोई साइड मूव करेगा। क्लियर है? जैसे ही हमने के को ऑन किया, यहां पर इसको ऑन किया, तो यहां से इस बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, पास होगा इस वायर के थ्रू, और यहां पर जाएगा मेटल के अंदर। अब जो यहां से इलेक्ट्रॉन आया वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पहले से उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर है? और इससे स्ट्राइक करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर गया, और जो यहां पर पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वो क्या करेगा, इसके साथ स्ट्राइक करेगा। क्लियर? और इसके साथ स्ट्राइक करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, और यहां पर एक डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, अपने पास करंट होता है। करंट क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो ये चीज क्लियर होगी कि मेटल जो होता है, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब हम उसमें से कोई भी करंट पास नहीं करते तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो जिग जैग मोशन में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। जैसे ही उसके ऊपर हम एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे, करंट पास करेंगे उसमें से, मेटल में से, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जो जिग जैग मोशन में मूव कर रहे हैं वो क्या कर देंगे, एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और कैसे करेंगे ये चीज आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो अपने पास पहले से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, पहले से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जो जिग जैग मोशन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस बैटरी से आएगा तो यहाँ पर ये जो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे स्ट्राइक करेगा, उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, तो यहाँ पर एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। ये चीज क्लियर होगी। अब देखना यहाँ पर इसके ऊपर स्टडी करते हैं कि जब प्रेशर हाई होता है तो करंट पास क्यों नहीं होता गैस के थ्रू, और कम होता है तो पास क्यों होता है। अब देखना, अब अपने पास ये गैस के एटम है, क्लियर, और इस एटम के ऊपर जो है जो चार्ज क्या है, जीरो, यानी कि न्यूट्रल। क्लियर?
अब जैसे हमने यहाँ पर मान लिया कोई के लगाया, इस के को ऑन किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेंगे इस बैटरी से। क्लियर? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये क्या करेगा, इस एटम से स्ट्राइक करेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस गैस के एटम से स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पर जो ये एटम है इसके अंदर जो पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका जो खुद का इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इससे इमिट होगा। क्लियर है? यानी कि अपने पास ये गैस के एटम है, बैटरी से इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पर जेड चार्ज जो है 0। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस एटम से स्ट्राइक करेगा तो सिंपल सी बात है, इसकी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, तो इसके अंदर जो पहले से इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, बाहर आएगा और वो क्या करेगा, नेक्स्ट एटम से स्ट्राइक करेगा। क्लियर है? बट जब प्रेशर हाई होता है तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है दो एटम्स के बीच में वो बहुत कम होती है, और जब डिस्टेंस कम होगी तो जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है वो इतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाता, इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं कर पाता कि वो यहाँ से इस एटम से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल पाए। क्लियर है? जैसे ही डिस्टेंस ज्यादा होगी एटम्स के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्ट्राइक करेगा इस एटम के साथ, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और ये क्या करेगा, एक काइनेटिक एनर्जी को ऑक्यूपाई करेगा, और वो काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी कि वो इस एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। क्योंकि जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो इसके पास इतना टाइम मिल जाएगा इस इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर ले कि इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ले। क्लियर? तो ये चीज क्लियर हो गई। जब प्रेशर हाई होता है तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बैटरी से निकल रहा है वो स्टार्टिंग के एटम से स्ट्राइक करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। बट जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं कर पाता कि इसके इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल सके। तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी गैस के थ्रू। बट जैसे ही हम प्रेशर को कम करते हैं तो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे। जब गैस के पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे तो यहाँ पर एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो बैटरी से निकला है वो इस एटम से स्ट्राइक करेगा, जैसे इस एटम से स्ट्राइक करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो ये जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है इसके पास इतना टाइम मिल जाएगा कि ये इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा इस डिस्टेंस के थ्रू कि वहाँ पर जो अपने पास नेक्स्ट एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा। तो एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, गैस के थ्रू स्टार्ट हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगा, अपना पास हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि जब अपने पास प्रेशर हाई होता है तो अपने पास गैस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर जो डिस्टेंस होती है एटम्स के बीच में बहुत कम होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्टिंग वाले एटम से इमिट हो रहा है वो इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं कर पाता कि दूसरे एटम से स्ट्राइक करे और उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। जैसे हम प्रेशर को कम करते हैं तो वहाँ पर जो एटम के पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर चले जाएंगे। अगर दूर दूर चले जाएंगे तो सिंपल सी बात है, जो स्टार्टिंग वाला जो एटम है उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर पाएगा कि दूसरे एटम से जैसे स्ट्राइक करेगा उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो इस प्रकार से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा और करंट पास हो जाएगा गैस के थ्रू। क्लियर है? तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब उसके बाद हमने जो अभी जो स्टडी की जो चीज़ उसको मैं आपको नोट करवा देता हूँ जो विलियम क्रुक ने स्टडी किया। फर्स्ट पॉइंट क्या है, when pressure of gas is 1 atm then there is no flow of current, no flow of current between electrodes because gas are poor conductor of electricity. सेकेंड टाइम उसने क्या किया, when pressure of gas is 10⁻² atm, then there is a flow of current start between electrodes and a colored glow observed.
आप इन सभी पॉइंट्स को अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। थर्ड टाइम उसने क्या किया, गैस के प्रेशर को क्या कर दिया, 10⁻² से 10⁻4 एटीएम किया। तो वहां पर उसने क्या देखा, थर्ड पॉइंट में उसने क्या ऑब्जर्व किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया, व्हेन प्रेशर ऑफ गैस इज 10⁻4 atm, then colored glow disappear and zinc sulfide layer behind the perforated anode start glow। यानी कि जो अपने पास जो परफोरेटेड एनोड है उसके पीछे जो जिंक सल्फाइड लेयर लगी हुई है वो क्या करना स्टार्ट कर देती है, ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और एक ग्रीनिश ग्लो अपीयर होता है। तो वहां से हमें क्या प्रूव हुआ कि सम रेडिएशंस आर इमिट फ्रॉम कैथोड साइड। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन we conclude that some radiations are emitted from the cathode side, which is called cathode rays, which is called cathode rays। ठीक है, यानी कि अभी तक हमने जो डिस्कवरी की है वो किसकी की है, कैथोड रे की डिस्कवरी की है। अभी से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी जस्ट हमने किसकी डिस्कवरी की है, कैथोड रे की। यानी कि जो अपने पास कैथोड इलेक्ट्रोड होती है उसकी साइड से जो रेडिएशंस निकलती है उसको हमने क्या बोल दिया, कैथोड रे। अब माइंड में एक बात आती है कि जब अपने पास स्टार्टिंग में जो प्रेशर था वो 1 atm था, फिर जब हमने प्रेशर को 10⁻2 atm किया तो वहां पर ग्लास ट्यूब के अंदर एक कलर्ड ग्लो अपीयर होता है और जैसे हमने प्रेशर को 10⁻4 atm किया तो जो कलर्ड ग्लो था वो डिसअपीयर हो गया। क्लियर? तो ये क्यों हुआ, इस चीज को समझते हैं। अब देखना इसको, ये अपने पास ग्लास ट्यूब, बैटरी कनेक्ट है यहाँ पर, ये अपने पास इलेक्ट्रोड्स और यहाँ पर प्रेशर जब 1 atm था तो यहाँ पर कोई कलर्ड ग्लो अपीयर नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था कि यहाँ पर जो अपने पास गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो बिल्कुल पास पास थे। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा वो यहाँ से स्ट्राइक करेगा और जैसे ही इसे स्ट्राइक करेगा इस इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, बट ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी ऑक्यूपाई नहीं कर पाता कि इस एटम के नेक्स्ट एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर कर पाए, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर स्टॉप हो गया। क्लियर? बट जैसे हमने प्रेशर को 10⁻2 atm किया, क्या किया, 10⁻2 atm किया। क्लियर है? तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, थोड़ा दूर दूर हो गए क्योंकि प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब जैसे ही प्रेशर कम हो गया तो यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसे स्ट्राइक करेगा इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा और अब जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन ये इसे स्ट्राइक करेगा और जैसे ही इसे स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पर एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट। उसकी वजह से हमें यहाँ पर ये जो अपने पास कलर्ड ग्लो अपीयर होता है, किसकी वजह से, हीटिंग इफेक्ट की वजह से। अब जैसे ही हमने प्रेशर को 10⁻4 atm किया तो यहाँ पर जो अपने पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो गए, और भी ज्यादा सेपरेट हो गए। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे स्ट्राइक करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, ये नेक्स्ट एटम के साथ क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पर इतनी डिस्टेंस हो जाती है कि यहाँ पर कोई हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजिली बाहर निकल जाता है, वो नेक्स्ट के साथ स्ट्राइक करेगा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जब प्रेशर बहुत हाई होता है तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन वहीं पर स्टार्टिंग में स्टॉप हो जाता है, बट थोड़ा सा प्रेशर जब हम कम करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने की कोशिश करता है और वो क्या करता है, वहाँ पर फिक्सन होता है। क्या होता है, फिक्सन होता है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो उसकी वजह से हमें कलर्ड ग्लो अपीयर होता है। जैसे हम प्रेशर को कम कर देंगे तो फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा और जो डिस्टेंस है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी ऑक्यूपाई कर पाएगा कि नेक्स्ट एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा और एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा
और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, गैस के थ्रू पास हो जाएगी विदाउट कलरिंग। क्लियर है? तो ये चीज़ क्लियर होगी। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे के साथ।